नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनियन और स्टेट्स के बीच जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे संविधान में जो प्रोविजन दिए गए उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इससे पूर्व का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाके आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ की जो है PDF फाइल मिल जाएगी, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जो है संविधान के जो भाग 11 और भाग 12, यानी कि भाग 11 में जो विधायी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया शक्तियों का राज्य और केंद्र के बीच में वो, और साथ में प्रशासनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया वो, और साथ में जो भाग 12 है जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं मुख्यतः, तो उस पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी हिसाब से चर्चा होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यहाँ 21 से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक कवर कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। देखिए, सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संस्तुतियाँ दी हैं, यानी जो सरकारिया कमीशन है इसने किसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन गिवन बाय द सरकारिया आयोग रिलेटेड टू द सरकार। तो यहाँ पे संबंधित की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविज़न दिया है, राज्य केंद्र राज्य संबंध दिया है, यानी यूनियन स्टेट रिलेशनशिप दिया है, पंचायतें दिया है, और यहाँ पर नगरीय शासन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सरकारी आयोग है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सरकारी आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1983 में। तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, और उसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो थे रंजीत सिंह, RANJIT, रंजीत सिंह सरकारिया। तो ये जो रंजीत सिंह सरकारिया जी हैं, इन्हीं के नाम पे सरकारिया आयोग रखा गया। तो रंजीत सिंह सरकारिया जो है इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो, इनकी जो संस्तुतियाँ थी वो थी केंद्र राज्य के संबंध को सतत बनाना, मजबूत बनाने के लिए थी। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। बाकी अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के क्षेत्र स्वायत्तता परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे झारखंड क्षेत्र का स्वायत्तता परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1995 को। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर भाग 11 में जो है केंद्र राज्य के विधायी और जो है प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स यहाँ पर दी गई हैं। तो बिल्कुल यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, यानी भाग 11 में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में है, यानी समवर्ती सूची का विषय है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ कृषि। तो देखिए, जो कृषि है ये जो है राज्य सूची का, यानी ये जो है राज्य सूची का विषय है, सेकंड लिस्ट का विषय है ये 7वीं अनुसूची के। तो बाकी यहाँ शिक्षा, देखिए शिक्षा जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ये पूर्व में जो है राज्य सूची का विषय था, उसको हटाकर जो है समवर्ती सूची में लिया गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अब ये समवर्ती सूची का विषय है। बाकी जो है पुलिस और ये रक्षा, देखिए रक्षा जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है और पुलिस जो है वो राज्य सूची का पार्ट है, यानी ये प्रथम सूची फर्स्ट लिस्ट का और ये सेकंड लिस्ट का। और शिक्षा जो है ये थर्ड लिस्ट का, यानी कंकरेंट लिस्ट का, यानी कंकरेंट लिस्ट में जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं इसके विषय के संबंधित में। तो आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस प्रावधान यानी अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 265 है वो इस बात को कंफर्म करता है कि कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई उसका प्रावधान विधि में ना बना दिया, यानी विधि के द्वारा ही जो है टैक्स लगाया जा सकता है और टैक्स का जो है प्रावधान किया जा सकता है। तो ये बात क्लियरली बताई गई है आर्टिकल 265 में। 265 क्लियरली यहाँ डिस्क्राइब करता है कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जब तक कि कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं बना दिया जाता तब तक कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा।
ठीक है, तो ये बात बताई गई है आर्टिकल 265 में। बाकी 266 जो है वो कंटीजेंसी फंड्स की बात करता है, यानी कि आकस्मिकता निधि जो है, कोई ऐसी आपदा आती है, कुछ ऐसी बात है, तो उसमें जो है सरकार यहाँ पर, यानी सरकार, यहाँ से हम संसद की बात करते हैं तो यहाँ सरकार की बात कर रहे हैं, यानी संसद सरकार इस भाग में एक ही चीज़ समझ लीजिएगा। तो वो तुरंत पैसा निकालने की उसे वहाँ ज़रूरत पड़ती, तो वो यहाँ पर जो है तुरंत पैसा उसको उपलब्ध हो जाता है, धन उपलब्ध हो सकता है इस कंटीजेंसी फंड के द्वारा। तो इसे आकस्मिकता निधि जो है, आकस्मिकता निधि कहा जाता है। बाकी यहाँ पर धारा जो अनुच्छेद 300 है, अनुच्छेद 300 जो है ये प्रोवाइड कराता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में, यहाँ प्रोसीजर देता है। और बाकी 368 जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर पावर ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का और उसका प्रोसीजर बताया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये आर्टिकल 368 में दी गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 265। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बाकी किसी को भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तो यहाँ केंद्र सूची और यहाँ पर दो सूचियाँ दी है, सूची और सूची 2। तो यहाँ पे देखते हैं केंद्र सूची जो है वो संबंधित है। तो केंद्र सूची जो है ये क्लियरली यहाँ पर जनगणना यानी कि 3, तो ए का हो जाएगा 3, जनगणना से हो जाता है। राज्य सूची क्लियरली यहाँ पुलिस से हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, तो 3 1 हो जाएगा। बाकी यहाँ समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है समवर्ती सूची में कौन सा पार्ट आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो है समवर्ती सूची में जनसंख्या और नियंत्रण और परिवार नियोजन की जो है ये समवर्ती सूची का पार्ट, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो यहाँ सी का हो जाएगा 4। अब लास्ट है यहाँ पे अवशिष्ट यानी रेसिडुरी। तो जो रेसिडुरी सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जिन पर जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो दिया गया है वहाँ पे जो 3 लिस्ट दी, उनके सिवाय जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है। तो संसद यानी रेसिडुरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें संसद कानून बनाता है, जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान का विषय जो कि किसी भी सूचियों में नहीं दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 3142, तो 3142, तो आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न सूचियों में से किस एक में दिया गया? तो देखिए यहाँ पर विधायी शक्तियों की बात की गई थी, तो बिल्कुल विधायी शक्तियों का जो केंद्र और राज्य के बीच में जो मध्य में वितरण किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया संविधान की, तो क्लियरली आंसर यहाँ पे हो जाता है 7वीं अनुसूची में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो भाई यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ कंकरेंट लिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे पुलिस, तो बिल्कुल पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ आपराधिक मामले, तो यहाँ जो क्रिमिनल जो यहाँ पर क्रिमिनल आपराधिक मामले हो जाते हैं, तो क्रिमिनल मैटर्स हैं, तो क्रिमिनल मैटर जो होते हैं ये कंकरेंट लिस्ट के पार्ट होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, यानी ये आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जुडिशियल के लिए, जुडिशियल एग्जाम के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सीआरपीसी है ये संविधान की किस अनुसूची का भाग है, तो बिल्कुल कंकरेंट लिस्ट का भाग है ये। तो ये चीज़ सही हो जाती है यहाँ पे ऑप्शन बी। बाकी रेडियो एवं दूरदर्शन और वैदेशिक मामले, तो जो देखिए रेडियो और दूरदर्शन है ये पार्ट जो है ये जो है केंद्र का, यानी केंद्र का यहाँ सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर इससे हो जाता है, ठीक है। और जो वैदेशिक मामले हैं ये भी यहाँ पर केंद्र के ही पार्ट में आ जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ यहाँ हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ जो समवर्ती सूची है तो ये आपराधिक मामले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो देखिए तीनों सूचियों की बात की गई है, तो 3 सूची यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात की, जो कि 7वीं अनुसूची में दी गए हैं संविधान के। बाकी कौन से इनको जो है सेक्शन जो हैं वो इनकी शक्तियों को, पावर को रेगुलेट करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इनकी पावर्स को यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो से अब आते हैं आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 यहाँ पे क्लियर कहता है द एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी जो लेजिस्लेचर के द्वारा
और यानी राज्य की लेजिस्लेचर और केंद्र के द्वारा जो प्रावधान बनाए जाएंगे वो कहाँ तक लागू होंगे। तो जो कि केंद्र के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो पूरे भारत में लागू होंगे। अब देखिए इस समय जम्मू कश्मीर में भी वो लागू होंगे, और भारत का मतलब है भारत की टेरिटरी के साथ साथ में जिस भी जगह पर भारत के कोई जलयान या जो भी है वहाँ भारत का फ्लैग लगा है वहाँ, और भारत के लोग जिस देश में भी रह रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर भी यहाँ पर दी गई है। यानी हमारा जो है यहाँ टेरिटोरियल एक्सेस होता है, यानी जहाँ भी भारत के लोग रहते हैं उन सभी जगहों पर ये लागू होंगे। उसी तरह से राज्य का लिया जाए तो राज्यों में भी राज्य की सीमा क्षेत्र में होने के साथ साथ में ये सीमा के बाहर भी अगर जाते हैं तब भी ये वहाँ पर भी इनके प्रावधान लागू हो सकते हैं। अगर कुछ ऐसे प्रावधान जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं तो वो वहाँ पर लागू हो जाएंगे, और वो उससे कंसिस्टेंट होते वहाँ पर जो है वो उसकी जो कंडीशंस हैं वो वहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। बाकी यहाँ पर 246 की बात करें तो 246 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स की बात करता है, यानी जो किस विषय वस्तु पर ये जो कानून बनाते हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है 246 में। तो ठीक है, यहाँ पर तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए वे सब्जेक्ट की बात की गई जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य विधानसभा और यहाँ पर संसद दोनों कानून बनाते हैं। वो विषय कौन से होते हैं, तो वो संघ सूची के बिल्कुल नहीं, क्योंकि संघ सूची में सिर्फ केंद्र कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में जो है यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अवशिष्ट सूची, तो अवशिष्ट सूची में यहाँ पर केंद्र यानी यूनियन जो है यानी पार्लियामेंट हमारी जो है वो कानून बनाती है। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वो कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद द रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। यानी यहाँ पर सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार जो है उसके यानी जो पार्लियामेंट है उसके पास राज्य सूची को बनाने का भी अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। और कब बना सकती है, तो वो जो है राष्ट्रीय यानी जब उसे लगता है कि इतना नेसेसरी हो गया राष्ट्रीय हित के लिए तब वो कानून बना सकती है। परंतु यहाँ एक बहुत ही बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि इसको बनाने के लिए 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत कहाँ का चाहिए, यानी स्टेट काउंसिल यानी जो है हमारी राज्यसभा का अपर हाउस का यहाँ पर 2/3 बहुमत चाहिए सदस्यों का। और कैसे सदस्यों का, यानी जो प्रेजेंट हो हाउस में, यानी टोटल सदस्यों का नहीं चाहिए, यानी सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ही जब पास होने पर जो संसद है वो इन विषयों पर कानून बना सकती है। और एक बार में 1 वर्ष के लिए कानून बनाएगी, उसके बाद आगे भी कंटिन्यू 1-1 वर्ष के लिए वो बढ़ा सकती है ऐसे बिल पास करते हुए। तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों के बाद। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्य सूची के विषय में संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून बना सकती है राष्ट्रीय हित के लिए। परंतु इसके लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत मौजूद होने पर 2/3 जो मेंबर्स हैं उनके प्रेजेंस में ही ऐसा हो सकता है, उनकी वोटिंग यानी कंसेंट के द्वारा, और 1 साल अधिकतम के लिए बना सकते हैं। और ये 1 साल के बाद फिर कंटिन्यूस 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं, यानी अवशिष्ट रेसिडुअरी जो पावर दी गई है भारतीय संविधान में वो सीधी सी बात है वो संसद में, यानी ऐसे विषय जो कि 7वीं अनुसूची की तीनों लिस्टों में नहीं आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने के लिए जो है वो जो है संसद को सशक्त किया गया है इस जो है अवशिष्ट शक्तियों के द्वारा। अच्छा, इसका जो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला हो जाता है यहाँ पर 1। तो 1 जो है ये समवर्ती सूची के पार्ट है, बिल्कुल सही है ये। बाकी शेयर बाजार यहाँ समवर्ती सूची दिया तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि शेयर बाजार जो है
ये यूनियन लिस्ट यानी पार्लियामेंट की सूची, यानी पार्लियामेंट इसके कानून बनाती है। और बिल्कुल यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है उसका जो है पॉइंट नंबर 48 है, यानी पॉइंट नंबर 48 में क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। बाकी डाकघर, बचत बैंक ये संघीय सूची यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आयकर जो है वो भारत का संविधान, यानी देखिए वैसे तो आयकर जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, परंतु जो कृषि से अर्जित आय होती है वो राज्य सरकार उसको जो है लेती है, यानी राज्य सरकार के कोष में उसका जाता है। तो उसको प्रावधान जो है वो 7वीं अनुसूची के लिस्ट सेकंड में दिया गया, यानी राज्य सूची में दिया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर भारत का संविधान हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो यानी भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। देखते हैं, पहला है आयकर विभाजन, दूसरा है उत्पादन शुल्क विभाजन, तीसरा है सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, और चौथा है यहाँ पर व्यापार कर का विभाजन। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है व्यापार कर का विभाजन जो है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी कार्य क्या है ये देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयकर का विभाजन जो है वो वित्त आयोग का जो है कार्य है। उत्पादन शुल्क का भी विभाजन करने का जो कार्य है वो भी वित्त आयोग का है। बाकी सहायतार्थ, जो सहायता करने के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसका निर्धारण करने, राज्यों को जो अनुदान दिया जा रहा है उसका निर्धारण करने के लिए जो कार्य है वो भी वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का है। परंतु व्यापार कर का जो विभाजन है उसका जो है उसके लिए जो कार्य करने का कार्य यहाँ पर वित्त आयोग का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और, तो देखिए फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो फाइनेंस कमीशन की बात यहाँ पर करता है। बाकी 264 जो है उसमें भी फाइनेंस कमीशन की बात की गई, परंतु जो परिभाषा दी गई है जो मुख्य रूप से उसके बारे में बताया गया वो 280 में बताया गया है, और 264 में सिर्फ यही बताया गया कि जो 280 में फाइनेंस कमीशन है उसी के बारे में 264 के बारे में समझा जाएगा, कहा जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बाकी देखिए इसमें फाइनेंस कमीशन, जो पहला फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे थे केसी, याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, नियोगी, यानी केसी नियोगी जो जी थे ये भारत के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। बाकी वर्तमान में जो हैं ये चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह जी जो हैं ये इस समय वर्तमान में फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। बाकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी होती है, इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष जो है केसी नियोगी हैं, और इसमें 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 अन्य सदस्य और होते हैं, यानी एक चेयरमैन, 1 चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स, यानी टोटल मेंबर हो गए फाइनेंस कमीशन में 5। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना रहता है? तो जितना कि राष्ट्रपति सही समझता है वो इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्र के बीच बंटवारों यानी करों के बंटवारे से। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राज्य को दिए जाने वाले जो अनुदान के सिद्धांत हैं उससे भी संबंधित है इनका कार्य। संस्तुति भेजते हैं यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है वो राष्ट्रपति को, और दूसरा राज्य और केंद्र के बीच जो करों का बंटवारा उससे भी। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुई लेन देन पर कर। तो यानी जो शेयर बाजार और जो फ्यूचर बाजार है इस पर जो हुई लेन देन पर जो कर लगाते हैं, देखिए ये क्लियरली यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कर लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा संघ के द्वारा, यानी संघ के द्वारा ही कर लगाया जाता है और उन्हीं के द्वारा वसूला भी जाता है। और ये चीज़ें सिर्फ देखिए जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उसमें जो कर लगाया जाता है वो संघ के द्वारा लगाया जाता है, उसकी दर का निर्धारण राज्य करता है, इसीलिए विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग होती है, और उसको वसूला भी राज्य के द्वारा ही जाता है और राज्य के द्वारा ही उसको खर्च भी किया जाता है उस कर को, यानी स्टैम्प ड्यूटी को। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है।
तो यहाँ पर जो परंतु जो शेयर बाजार की बात की तो संघ के द्वारा ही इसको लगाया जाता है और उन्हीं के द्वारा इसको वसूला जाता है, तो राज्य द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला एक, यानी कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है, यानी रिकमेंडेशन देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राज्यों को जो फाइनेंशियल ऐड करने के लिए, हेल्प करने के लिए और उनको अनुदान देने की जो रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो वित्त आयोग देता है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद, लोक लेखा समिति और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय, तो ये लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ चीज़ यहाँ सीधा हो जाएगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व के बंटवारे के लिए, देखिए उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है, यानी रेगुलेशन यहाँ बनाता है, और तो रेगुलेशन बनाने की रिकमेंडेशन करता है यहाँ पे। तो केंद्र राज्य के बीच जो राजस्व के बंटवारे के लिए, ठीक है, तो यहाँ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिल और केंद्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग। देखिए योजना आयोग जैसी अब कोई संस्था भारत में नहीं है, इसको हटा के अब नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, इसका इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग, यानी निम्न में से जो है, यानी वित्त आयोग जो है वो केंद्र और राज्य में राजस्व के लिए, यानी राजस्व के बंटवारे के लिए जो है मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 20 प्रश्नों पर मिलेंगे। भाई वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते लाइक कर दिया करिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, और जो है इससे आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।